जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 10 में और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और एग्जाम से पहले आप लोग भले ही ये वीडियो 21 फरवरी को देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और पूरा यहाँ पर पेपर सॉल्व जरूर ही कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देखो और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना। यहाँ पर देखिए सेट नंबर कितना 823 MX है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक नाम डाल देना। बाकी निर्देश दिए आपको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पढ़ लेना। मैं आप लोगों को नहीं पढ़कर बताऊंगा, मैंने बहुत सारी बार यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। केवल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहले 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जो आपको OMR शीट में भरना होगा। ये आप लोग जरूर ही याद कर लो एग्जाम से पहले। देखिए पहला क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद की, जैनेन्द्र कुमार की, यहाँ पर धर्मवीर भारती की, यशपाल। और कमेंट करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम है। तो ये हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। इनको अच्छी तरीके से आप लोग जरूर ही तैयार कर लो। अगला है बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलम का सिपाही कृत है, किसकी है? यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद की, अमर राय की, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जीवनी विधा पर आधारित है, ध्यान रखना। और किसकी है? तो अमर राय जी की ये कृत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा, किस विधा की रचना है? तो ये हमारा उपन्यास है। क्या है? या उपन्यास है किसका है? तो धर्मवीर भारती जी का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास हैं। इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लो। अगला यहाँ पर देखते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोगों को जितने निबंध बताऊँगा, जीवन परिचय, वही 100% पूछे जाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना। गद्यांश पद्यांश सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, राधाचरण गोस्वामी की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। अगला है पंचपात्र किस विधा पर आधारित है? तो देखिए जो पंचपात्र है ये हमारी निबंध विधा पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो देखिए रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है अमीर खुसरो कवि हैं। तो जो अमीर खुसरो ये कवि हैं ये आदिकाल के हैं। किसके हैं? आदिकाल के। भक्ति काल के जैसे सूरदास हो गया, तुलसीदास, और यहाँ पर कबीरदास, ये भक्ति काल के कवि हैं। रीतिकाल के जैसे बिहारी भूषण ये और मतिराम, ये सभी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? देखिए सूर सागर भी है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी भी है, ये सभी सूरदास की रचना है। और हाँ, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है, आप लोग कन्फ्यूज ना होना। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास की रचना, लेकिन शब्द है ये इनकी नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला है कबीर ने लिखी है, क्या लिखी? सूक्तियाँ की, साखी की, कविताएं की, कहानियाँ। ये बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर है। तो देखिए कबीर ने जो लिखी है साखी लिखी है। क्या लिखी है? साखी लिखी है। अगला हास्य रस का इत्थय भाव। देखिए आपके जो रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विकारी, अविकारी, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें आपके MCQ में पूछी जाएंगी और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो देखना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। और जो करुण रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो शोक होगा, ठीक है। जिसमें शोक प्रकट हो, दुखी मतलब उदाहरण में हो, तो वहाँ पर हमारा यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। और जिसमें हंसी प्रकट हो वहाँ पर हमारा हास्य रस होगा, ठीक है। ये पहचानने की ट्रिक होती है। अगला है चरण कमलबंध और राई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो रहा है। इसमें जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण होते हैं कमल के समान क्या है? समान है। तो इसमें क्या है? दोनों में कोई भी भेद ना रखकर एक रूपता बताएगी। जिसमें भेद ना रखकर एक रूपता बताई जाए, अभेद हो, वहाँ पर क्या होगा? हमारा रूपक अलंकार होगा। जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु की तुलना की जाए वहाँ पर हमारा क्या होगा? वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला, उसमें हमारा उपमा अलंकार होता है, ये ध्यान रखना। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनव शब्द आ जाए, जन जानो मन मानव, या कोई भी वाचक शब्द आ जाए तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। बाकी 12वें का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। अगला रोला छंद के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी में 24-24 मात्राएं होंगी। ध्यान रखना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जब भी रोला छंद होगा तो यहाँ पर बड़ा ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पैराग्राफ बड़ा होगा जो उदाहरण पूछ लिया जाए, तो वही ट्रिक होती है। और 24 मात्राएं गिन लेना। और 11-13 पर यद होती है, ये इसकी परिभाषा होती है रोला छंद की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। तो इसमें हमारा जो अन शब्द है, अन और धन, आदर को जो यहाँ पर जोड़ोगे तो अनादर बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा।
जैसे कोई शब्द दे दिया गया, परिवार दे दिया गया, परिवार में आप लोग उपसर्ग बताओ कौन सा होगा, कमेंट में बताना। तो देखिए परि जो होगा यही हमारा उपसर्ग होगा। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना। जैसे यहाँ पर कोई लंबाई पूछ लिया गया, अब लंबाई में जो आई शब्द है ये हमारा प्रत्यय लगेगा, मतलब आखिरी में प्रत्यय होता है और पहले जो जुड़ेगा उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। अगला है यहाँ पर 15वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नवरत्न में कौन सा समास है, इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा। इसमें नवरत्नों का समूह है, तो जिसमें संख्यावाचक हो, संख्याओं जैसे 9, 10, 5, 3, 2, 1, जैसे सप्तऋषि या सप्त सिंधु या तिरंगा, इस प्रकार से कुछ भी हो संख्या उसमें जो हो तो वहाँ पर द्विगु समास लगा देना आँख मीच कर। बाकी जैसे इस प्रकार से हो राजा रानी, इस प्रकार से, या फिर राजा और रानी हो, बीच में इस प्रकार से चिन्ह लगा हो, या फिर और बीच में हो, तो वहाँ पर आंख मीच कर आपको लगा देना, यहाँ पर बंद करके द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें संख्यावाचक हो द्विगु समास और कालोप हो योजक चिन्ह लगा हो, वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, अगला आग का पर्यायवाची है, तो देखिए हमारा जो आग का पर्यायवाची ये अनल हो जाएगा। देखिए जो गगन ये आसमान का पर्यायवाची, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो ये हमारी यण संधि हो जाएगी। अगला है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे, जिसके विषय में हम कुछ कहेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो देखिए कृतवाच्य भी होता, कर्मवाच्य भी होता, भाववाच्य भी होता, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कौन है, कोई, आप, जो, वह, तो ये हमारा आप हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अब आया देखिए यहाँ पर खंड भाव वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और 6 नंबर के पूछे जाएंगे। गद्यांश वाला होगा। पहला है अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कहा। तो इसमें देखिए पहले ही हमारा शब्द ममता दे दिया गया, तो समझ जाओ ये हमारा ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमारे यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। तो इसको कैसे संदर्भ लिखना और अनुवाद कैसे, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना, तो देखिए संदर्भ कैसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत, यहाँ पर हिंदी के ममता नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं ऐसे। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ये जो पैराग्राफ है यहाँ से और यहाँ तक देखिए इतने की ही व्याख्या करना। इसमें 2 पूछे जाते हैं, यहाँ तक व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं, तो इसी प्रकार से करना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भय में भयभीत रही कि मैं अपने इस मामूली घर से बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसके बाद में इसी में आगे की बस यही हो गया। उसके बाद में अगला हमारा ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, तो देखिए ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैरों में उसकी जो है पैर उसकी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी भी प्रकार की सहायता दे, अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत रहती थी। तो इसमें इसी का आंसर इसी में मिल जाता है, तो आप लोग देख लेना। ये देखिए डर से भयभीत रही, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। अगला हमारा हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। ये देखिए मिट्टी शब्द दे दिया, कच्ची, उसके बाद में इसमें देखिए ऐसे लोगों का साथ भी दे दिया गया। तो ये हमारा मित्रता नामक पाठ है। ये पैराग्राफ जरूर ही आप लोग तैयार कर लो। मित्रता नामक ये पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसी प्रकार से इसमें भी संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। ये जो पैराग्राफ यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो लाइन खींची है, बाकी किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, तो देखिए क्या बता रहा है, ऐसे लोगों के साथ करना यहाँ पर हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में अगला है हमारा 22वां पूछा जाएगा, पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इसमें भी का खा 2 होंगे, इनमें से एक ही करना है। जो भी आपको पता हो एक ही आपको करना है। तो क्या बता रहा है, पहला है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाएं सौह दे, यहाँ बूझत साँच नहासी, और कौन है जनक कौन है जननी कौन नारी का उदासी। इसमें देखिए यहाँ पर सूर शब्द दिया है, जिसमें सूर या सूरदास लिखा हो यहाँ पर पैराग्राफ में, तो समझ जाना वो हमारा पद नामक शीर्षक होगा और इसके कवि कौन होंगे, सूरदास जी होंगे। तो देखिए इसका कैसे आपको संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, एक प्रश्न होगा, इसको कैसे हल करना है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कितने में करना है, ये जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक रेखा खींची इसी 2 ही लाइन की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हल कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो देखिए गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश
का रहने वाला, हम तुमको सच सच पूछ रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको 2 ही लाइन की व्याख्या कर देना है। अगला, पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जो पद्यांश में मधुकर शब्द ये यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसी प्रकार से आपको पद्यांश वाला हल करना है। उसके बाद में नभ में गर्वित झुकता ना शीश पर अंक लिए, ये देखिए हिमालय से लिया गया है। और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप चलते हैं यहाँ पर संस्कृत खंड होगा। इसमें देखिए 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही आपको करना है जो भी आपको पता हो। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही क्या है? हमारी संस्कृति है। उसके बाद में अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। तो क्या है? देखिए हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकम जीवन से संस्कार णाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। तो देखिए उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। तो देखिए ये भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका अनुवाद मैंने भी बता दिया, बाकी इसका संदर्भ कैसे लिखना है इस प्रकार से लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है। बस इसी प्रकार से अनुवाद कर देना, यहाँ पर 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दूसरा है हमारा ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, इसको आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। अगला है हमारा 24वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये श्लोक 2 पूछे गए, इन दोनों में से एक ही आपको श्लोक करना है, संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। तो देखिए ये हमारा जो प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? आब्दो दूरामी, बिना पैर वाला है, मीलो दूर जाता है, च साक्षरो न च पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं, मुखा स्फुटुकता, बिना मुख वाला लेकिन स्पष्ट बोलता है, चाहे जना सा पंडिता, और जो जान जाए या समझ जाए वही क्या है? पंडित है। तो इसका ये अनुवाद हो गया। बाकी जैसे इसको यहाँ पर संदर्भ लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। ठीक है, बाकी मैंने इसका अनुवाद तो बता दिया। बाकी दूसरा है ये हमारा भारतीय संस्कृत से लिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक मालूम है, कमेंट में जरूर बताना, 2 मालूम, 3 या जितने भी मालूम हो कमेंट जरूर करना। तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, यहाँ पर सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इसका ये अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 25वां पूछा जाएगा, ये खंडकाव्य पूछे जाएंगे अपने अपने जिले वाइज हो, जो आपके जिले में हो वो खंडकाव्य तैयार कर लेना। अगला है 26वें का लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है, और एक ही रचना आपको लिखना होगा, 5 नंबर का होगा, इन तीनों में से एक ही आपको करने हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बता दूं कौन कौन से आपको तैयार करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपको तैयार कर लेना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 तैयार कर लोगे, एक जरूर ही पूछा जाएगा। देखिए और जब भी जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखना तो 1 पेज में लिखना, उससे यहाँ पर छोटा नहीं होना चाहिए, और न्यू पेज से स्टार्ट करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे आपको करना। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ऐसे डाल देना, जो भी करोगे ऐसे डाल देना। जीवन परिचय इसी प्रकार से लिखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादोई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता महादेव साय था, इनके पिता का नाम, इनका परिवार गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में से एक था। तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय इनको लिख लेना है, याद कर लेना, कमेंट करना कि आपको कितने जीवन परिचय मालूम है या फिर नहीं। रचनाएं हेडिंग डालकर इसी प्रकार से 2-3 रचनाएं यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीवन परिचय लेखक के जरूरी तैयार कर लो। बाकी देखिए यहाँ पर कवि में पूछा जाएगा, खा वाला होगा, इसमें देखिए 3 पूछे जाएंगे, इन तीनों में से एक ही आपको लिखना होगा, और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कहावत भी कही गई है, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। 3 तैयार कर लोगे, 100% हर साल पूछा जाता है, कोई बार तीनों आ जाते हैं, तो आप लोग ये जरूर तैयार कर लेना। अगला हमारा श्लोक पूछा जाएगा, 2 नंबर का होगा, और जो श्लोक लिखना है, जो 2 आए थे ये आपको ना लिखकर दूसरा लिखना होगा, इसलिए कम से कम आपको 3 या 4 श्लोक तैयार होने चाहिए। बाकी 28वें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये प्रश्नों के उत्तर देना होगा, 2 नंबर के होंगे, 4 होंगे। वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थलीय, तो वाराणसी नगरी यहाँ पर विविध धर्माणाम संगम स्थलीय, भारतीय संस्कृति कीदर्शी अस्ति, अलक्षेंद्रा काशित, चंद्रशेखरा आकाशित, तो चंद्रशेखरा देशभक्ता च आसीत। तो ये 2 ही आपको करना है, मैंने 2 के आंसर यहाँ पर बता दिए। अब देखिए निबंध 7 नंबर का पूछा जाएगा, और 4 पूछे जाएंगे, इन चारों में से एक ही करना होगा। मैंने पर्यावरण प्रदूषण पर बता दिया, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम पर, इन तीनों पर बता दिया, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना। बाकी मैंने यहाँ पर पत्र लेखन भी बता दिया कि पत्र लेखन आपको कैसे लिखना है।
छात्रवृत्ति पर भी बता दिया, शहर की सफाई हेतु बता दिया, बिजली की अत्यधिक कटौती पर भी बता दिया। तो इसी प्रकार से एग्ज़ाम से पहले पूरा पेपर आप लोग जरूर ही सॉल्व कर लेना। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, याद कर लो। एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।